हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा आईएमपी और इसके बाहर कुछ ना आए ऐसे टॉप 100 1 मार्क्स क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके साथ में हम लोग इन क्वेश्चनों के अंदर जो कॉन्सेप्ट लगते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ में जितने भी इनके अलावा भी आईएमपी प्रश्न जो आपके पेपर के लिए जरूरी हैं उनको भी अपन देखेंगे। तो आज की कक्षा आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ये समझ लीजिए कि आपने अभी तक के भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लगभग 70 से 80% सिलेबस आपका कवर कर सकते हैं अगर आप आज की वीडियो को अच्छे से देखते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा मुख्य टारगेट ये रहेगा कि हम लोग विज्ञान विषय के टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करें और साथ ही साथ में इसके साथ जो जो और सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी बात करें और उन क्वेश्चनों को भी तैयार करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों का स्वागत है महाकाल नॉलेज जोन के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है नवीन सिंह राहा और अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चनों के हर एक क्वेश्चन के साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और साथ ही साथ आपको उससे संबंधित और भी अन्य टॉपिकों के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप ध्यान से बस सुनते जाइए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपका काम होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अब आप जरा पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर जो लौह चूर्ण शब्द लिखा है इसका मतलब है लोहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लोहा, और लोहा एक क्या है? धातु है। लोहा एक क्या है? धातु है। और दूसरी चीज, इस पर किसकी क्रिया हो रही है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का क्या है? अम्ल है, बहुत ही प्रबल अम्ल है। और हम लोगों ने पढ़ रखा है, या आप नहीं भी जानते तो आप एक चीज जान लीजिए कि जब भी किसी धातु के साथ में किसकी क्रिया होती है? अम्ल की क्रिया होती है, कोई भी प्रकार के अम्ल की क्रिया होती है, तो इसकी क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस अवश्य तौर पर बनती है। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। और इसी के साथ में उस धातु का क्या बनता है? लवण बनता है। ठीक है, अब आपको इतना ध्यान में अगर नहीं भी आ रहा है तो आप इतनी चीज ध्यान रख लें कि जब धातु के साथ अम्ल की क्रिया होती है तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। अब आप यहां पर वो ऑप्शन को ढूंढिए जहां पर हाइड्रोजन गैस के बनने का जिक्र है। तो सबसे पहले इसको देखो, दूसरा क्वेश्चन में क्लोरीन गैस एवं, तो क्लोरीन गैस नहीं बनती है। कौन सी गैस बनने वाली है? हाइड्रोजन गैस बनने वाली है। कोई अभिक्रिया नहीं होती, ये भी गलत है, कोई ना कोई अभिक्रिया तो जरूर से होती है। फिर दूसरा है कि आयरन लवण एवं जल बनता है। तो भैया लवण तो बनता है लेकिन जल नहीं बनता है। क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। और हाइड्रोजन गैस वाला बनने वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। तो इसी कारण से आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो देखिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु की अगर अपन बात करें तो इसके पहले ना अपने को एक चीज पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी के बारे में हमको पढ़ना है। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप वो याद कर लेते हैं तो एक बात मैं बता दूं आपको, यहां से सक्रियता श्रेणी जो है वो भी प्रश्न में, पेपर में कई बार आया है कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। फिर आपको सक्रियता श्रेणी को बनाने के लिए भी कई बार आया है। साथ ही साथ में उससे संबंधित और भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। सक्रियता श्रेणी याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अपन ज्यादा फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं, केवल अपन पॉइंट टू पॉइंट जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी उसी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अपन और टॉपिकों को और भी ज्यादा डिटेल से पढ़ सकते थे, लेकिन ज्यादा भी डिटेल से पढ़ेंगे तो अपने पास उतना समय नहीं है। अपने को बहुत सारे 100 क्वेश्चंस कवर करने हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी से मैं लेकर के चल रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग भी साथ दीजिएगा। जैसे कि सक्रियता श्रेणी जो है, इसकी ट्रिक जो है वो है कौन नाका में आलू जन फेक पब्लिक है
कौन नाका में आलूजन फेक पब्लिक है और क्यों हज अज आउत है। कौन नाका में आलूजन फेक है पब्लिक है और क्यों हज अज आउत है। अब यहां में से आपको यह ध्यान रखना है कि कौन से शब्द से कौन सा तत्व बनेगा। देखिए कौन में से बनेगा के मतलब हो गया पोटेशियम, ना से बनेगा Na बोले तो सोडियम, का से बनेगा Ca बोले तो कैल्शियम, में से बनेगा Mg बोले तो मैग्नीशियम, आलू से बनेगा Al एल्यूमिनियम, जन से बनेगा Zn जिंक, फेक से बनेगा Fe और पब्लिक से बनेगा Pb लेड और है से बनेगा हाइड्रोजन। ठीक, क्यों से बनेगा Cu, हज से बनेगा Hg मरकरी पारा और अज से बनेगा Ag मतलब सोना और नहीं सिल्वर और आउट से बनेगा Au और ये है का कोई अर्थ नहीं है, बस ट्रिक में काम आएगा। अब ये जो आपने ये जो श्रेणी लिखे हो ना, वास्तव में ये चीज क्या है कि जब हम धातुओं को, जितनी भी हमारे पास में धातु हैं, उनको उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के आधार पर, कैसी उनकी क्रियाशीलता में कमी के आधार पर जब हम एक के बाद एक जमाते हैं ना, तो इस प्रकार की एक लिस्ट हमें प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है और इस श्रेणी को ही क्या कहा जाता है, सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता में कमी के क्रम में, मतलब घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में एक के बाद एक जमाया जाता है, तो धातुओं की एक लिस्ट प्राप्त होती है, श्रेणी प्राप्त होती है। इस श्रेणी को ही क्या कहा जाता है, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यही लिस्ट जो है वो क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अब इस हिसाब से अगर आप देखने के लिए जाओगे तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन आ रहा है, सबसे ऊपर आ रहा है पोटेशियम। इसका मतलब है कि पोटेशियम जो है वो सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा क्रियाशील अगर कोई धातु है तो वो है पोटेशियम। पोटेशियम के जस्ट बाद आपको मिलेगा सोडियम, ये भी बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है। और ऐसे आप बढ़ते जाओगे तो आपको ये लास्ट वाली लिस्टों में आपको मिलेगा कॉपर, Hg, है ना, और सोना और Au, ये बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो 3-4 धातुएं हैं बहुत ज्यादा कम क्रियाशील हैं। क्यों कम क्रियाशील हैं? क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में बहुत नीचे आ रही हैं, है ना। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब आप ही बताना, अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आपको गहना पहनना है, आप कौन सी धातु का गहना पहनना चाहोगे? देखो सोडियम भी अच्छा चमकता है, ठीक ही ठाक चमक जाता है ना। तो मैंने कहा सोडियम का गहना पहन लो या फिर आप पहन लो चांदी का गहना, दोनों का रंग ही लगभग एक सा होता है। तो आप कौन सी धातु का गहना पहनना पसंद करोगे? आप सब बोलोगे कि भाई चांदी का गहना पहनेंगे, है ना। सोडियम का क्यों नहीं, सोडियम का नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे सोडियम का? उसके 2 कारण हैं। देखो, एक तो सोडियम बहुत ज्यादा मुलायम धातु है। कैसी धातु है? मुलायम। आपने बड़े मुश्किल से डिजाइन बनवाए धातु में, एकदम से मुलायम है, सो गहना पहन के सो गए, पूरा डिजाइन बिगड़ गया, क्या मतलब रह जाएगा, है कि नहीं। इसलिए भाई सोडियम बहुत ज्यादा मुलायम धातु है। इतनी ज्यादा मुलायम है कि इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, तो चाकू से कट सकती है। और बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातु है। और इसका फेवरेट जो है ना, इसका सोडियम का जो फेवरेट है वो है कौन? ऑक्सीजन और साथ ही साथ में नमी। अगर इसको कहीं पर ऑक्सीजन के साथ में क्या मिल जाती है, नमी मिल जाती है, तो सोडियम क्या हो जाता है भैया, तो सोडियम ना आग पकड़ लेता है, जलने लगता है ना। इसलिए सोडियम को जो है वो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। काय के तेल में? मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल में सोडियम को ना तो ऑक्सीजन मिल पाती है और ना ही नमी मिल पाती है, तो वह क्रिया नहीं कर पाता है, इसलिए वह सुरक्षित बना रहता है। इसलिए यह भी बोर्ड का क्वेश्चन है कि भाई सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा करके क्यों रखते हैं? तो इसका आंसर है कि सोडियम बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है। ये वायुमंडल के ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है ना। इसीलिए इसकी क्षति को रोकने के लिए इसे मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा गहने वाला कि भाई
चांदी के और सोने के ही गहने क्यों बनाए जाते हैं जबकि सोडियम पोटेशियम के गहने क्यों नहीं बनते? इसका सिंपल सा रीजन है भैया, सोडियम का गहना पहनोगे भाई और कहीं नहाने चले गए गहना पहन के सोडियम का, तो सोडियम को पानी मिल जाएगा कि नहीं? और सोडियम को पानी मिल जाएगा तो वह आग पकड़ लेगा भाई। आपका कान में गहना पहने कान ही खत्म हो जाएगा, क्या मतलब? इसीलिए जो है क्यों इनके गहने पहने जाते हैं, इनके AgAu इनके गहने क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी में बहुत नीचे आ रहे हैं, है ना, इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। ये जल से या गैसों से बहुत ही कम क्रिया या फिर क्रिया नहीं करते हैं, है ना, जिससे इनका संचारण नहीं होता है, मतलब ये जंग वंग नहीं लगता, इनमें खराब नहीं होते हैं और दिखने में भी अच्छे हैं, चमक होती है। इसी कारण से इन गैसों इन धातुओं के क्या पहने जाते हैं? गहने पहने जाते हैं। तो ये रहा सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी को हमने याद कर लिया, सक्रियता श्रेणी से संबंधित कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो, और उसके बाद में धातुओं की क्रियाशीलता देख ली और उससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी देख लिए। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था उस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो हमने अभी देखा कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो कौन है? पोटेशियम है, लेकिन पोटेशियम यहां पर ऑप्शन में नहीं है। तो पोटेशियम के बाद जो अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम है। अब भी हमने देखा, यहां से आप देख सकते हो कि और वो मिट गया है तो हमने अब भी देखा था कि कौन सी सबसे ज्यादा क्रियाशील है? पोटेशियम है, लेकिन उसके बाद में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी है? सोडियम है। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा भैया? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। फिर नेक्स्ट है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो आपको मैं बताऊं कि मुकुलन क्या है। मुकुलन क्या है, अगर हम मुकुलन के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि मुकुलन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बडिंग कहते हैं, है ना। अब मुकुलन में होता क्या है? देखिए, जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, एक कोशिकीय प्राणियों का मतलब यह है कि जिनका शरीर ना पूरा का पूरा शरीर एक ही कोशिका से मिलकर के बन जाता है। तो ऐसे प्राणियों में क्या होता है, जैसे कि एक जीव है एक कोशिकीय, इसका नाम क्या है? इसका नाम मैं बता दे रहा हूं, इसका नाम है यीस्ट, है ना। ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसके शरीर में सबसे पहले होता है कि एक इसके शरीर के छोटे से भाग में ना इस तरीके से उभार बनता है ना। इस तरीके से छोटा सा उभार बनेगा, बेबी उभार, है ना। इस छोटे से उभार को ही क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। फिर ये उभार धीरे धीरे करके बड़ा होता जाएगा और एक परिपक्व जीव का निर्माण कर लेगा, है ना। ऐसे ये बड़ा हो गया और धीरे से फिर ये इससे अलग हो जाएगा और इस तरीके से एक जीव से दो जीव बन जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जनन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मुकुलन कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या आया है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भैया द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो अब भी हमने देखा कि अमीबा ऑप्शन में नहीं था, हमने नहीं देखा। प्लाज्मोडियम में भी हमने नहीं देखा, लेशमानिया में भी हमने नहीं देखा। हमने किस में देखा? यीस्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यीस्ट हो जाएगा कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? यीस्ट में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मादा जनन तंत्र क्या होता है। तो देखिए, मादा जनन तंत्र का चित्र किस तरीके से होता है मैं आपको बता दूं। मादा जनन तंत्र, बेटा ये चित्र भी आपके लिए जरूरी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि चित्र भी आजकल जो है ना, आपको एक चित्र बना रहेगा और उसमें ना ऐसे करके तीर बना रहेगा और उसका नाम लिखने के लिए आपको बोलेगा। चित्र बनाने के लिए ना आए लेकिन नाम जरूर आएंगे, तो आप ध्यान से समझ लीजिए चित्र को भी। देखिए, इस तरीके से हमें बनाना है चित्र को। पहले ऐसा धनुष जैसा बना लिए, फिर इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, फिर यहां पर फिंगर्स बनाने हमको, ये फिंगर्स बना दिए, फिर यहां पर भी फिंगर्स बनाने हमको, ये बना दिए, फिर यहां से इस तरीके से हमें इसको वाई के शेप में लेकर के आना है और यहां से ऐसा कर देना है और ये वापस, ये भी वापस। इतना बनने के बाद में ये पॉइंट से आपको इस तरीके से मुड़ी हुई एक ठो लेयर बनानी है। ये एक लेयर यहां पर भी और एक लेयर यहां पर भी, ठीक। ये करने के बाद में आपको एक लास्ट काम आपका रह गया है, वो ये है कि आपको यहां से और यहां से दो इस तरीके की आकृतियां बना देनी है ना। ये आकृति बन गई, ये आकृति बन गई, ये कंप्लीट बन गया आपका मादा जनन तंत्र। अब सबसे पहली बात
कि हम इन चीजों के नाम लिख लेते हैं कि सर इनमें से कौन सी चीज को क्या कहते हैं। तो देखो बेटा, ये जो हमने दो गोले टाइप के बनाए हैं ना, इनको कहा जाता है अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं ओवरी, ठीक है। और यहीं पर जो है फीमेल में अंडाणु का निर्माण होता है ना। अब यहां से भी एक क्वेश्चन आता है कि अंडाणु क्या है, तो अंडाणु को कहा जाता है मादा युग्मक, है ना। तो आपको बोलेगा कि मनुष्य के मादा युग्मक का नाम बताओ, तो वो आ जाएगा अंडाणु। कहां पर बनता है, तो आ जाएगा अंडाशय। ये जो मुड़ी हुई आकृति है ऐसे, इसको कहा जाता है, इसके दो तीन नाम हैं। पहला प्रचलित नाम इसका है फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब, इसका सबसे प्रचलित नाम है फैलोपियन ट्यूब, है ना। इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। और एक और नाम है इसका, वो है डिंबवाहिनी, डिंबवाहिनी, है ना। ये तीन इसके नाम हैं। अब यहां से ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मनुष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका नाम है निषेचन। तो क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में निषेचन कहां पर होता है ना। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि मनुष्य में निषेचन कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है ना। तो यही वो स्थान है जहां पर मनुष्य में निषेचन होता है। फिर नेक्स्ट जो है वो इस स्थान को क्या कहा जाता है? यहीं पर शिशु का निर्माण होता है, ये है, इसको कहा जाता है गर्भाशय। तो ये क्या हो गया? गर्भाशय हो गया। और ये वाले स्थान को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है योनि द्वार, योनि द्वार। तो इस तरीके से इतना भी अगर आप नामकरण लिख देते हो, दो तीन चार नाम हैं, जैसे कि ये एक नाम हो गया, ये दूसरा नाम हो गया, ये तीसरा नाम हो गया, और चौथा तीसरा ये हो गया, और ये चौथा नाम हो गया। तो अगर इतने नाम भी आप लिख देते हो तो आपको अगर ये इसका चित्र आता है ना, तो पूरे में से पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है उस पर विचार करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो हमने देखा जो अंडाशय है वो तो मादा जनन तंत्र का भाग है ना। गर्भाशय भी हमको मिला, डिंबवाहिनी भी हमको मिला, हमको केवल क्या नहीं मिला? शुक्रवाहिका नहीं मिला। इसका मतलब है यही हमारा हो जाएगा आंसर, सी फॉर चेन्नई, हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, है ना। यही जो चीज है वो अंडा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इस तरीके से वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो बेटा यहां पर जो तीन मात्रक हैं इनके बारे में विचार कीजिए। सबसे पहले कि यहां पर ये जो मीटर है, मीटर, ये लंबाई का मात्रक है ना। फिर यहां पर सेंटीमीटर भी लंबाई का ही मात्रक है, मिलीमीटर भी लंबाई का ही मात्रक है। तो केवल क्या बचता है? डायोप्टर। इसका संकेत क्या है? इसका संकेत है D, ठीक है। डायोप्टर जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा? लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाते हैं, वह कौन सा भाग है जहां पर मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो इसके लिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं, मानव नेत्र का चित्र देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रहा आपके सामने चित्र जो है वो है मानव नेत्र का चित्र। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मानव नेत्र का चित्र ही IMP क्वेश्चन है। ये मैक्सिमम आपको 4 मार्क्स के अंदर में आ सकता है, ये मानव नेत्र का चित्र। तो ये ही तो आपके लिए एक IMP क्वेश्चन हो गया, है ना। अपन इसी तरीके से चीजों को लेकर के चल रहे हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उनको भी आप समझ रहे हो, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी हल कर रहे हो, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव तो तैयार हो ही रहे हैं और बड़े क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं। तो आप बस इस क्लास को ध्यान से देख लीजिए। मेरे को नहीं लगता कि इसके बाहर या इससे ज्यादा आपको कुछ और पढ़ने की फिर आवश्यकता पड़ेगी। तो ये मानव नेत्र का चित्र है। मानव नेत्र का इस तरीके से दिखाई देता है। ये कटा हुआ पोर्शन है कि हमारी आंख को ऐसे निकाले और ऐसे करके काटेंगे तो इस तरीके से ना आंख दिखाई देगी। तो सबसे पहले आप देख रहे हो ये पीला वाला स्तर जो है ये पूरे भर में पाया जा रहा है और इस तरफ से ये थोड़ा सा उभरा हुआ ये पीला वाला स्तर। इस पीले वाले स्तर को कहा जाता है दृढ़पटल। दृढ़पटल आप बाहर की ओर जाओगे तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है दृढ़पटल का। इस उभरे हुए भाग को कहा जाता है कॉर्निया, है ना। ये पारदर्शक भाग होता है। और आपको एक चीज और बता दूं कि जब कभी नेत्रदान होता है ना
तो इसी भाग का दान है, इसी का नेत्र के दान के समय जो है दान होता है। और नेत्र लेंस के सामने जो डिस्क जैसी संरचना है इनको आइरिस या परितारिका कहते हैं, और इसके बीच का जो स्थान है इसी को पुतली कहते हैं। देखो बेटा ये पलकें हैं, पुतली नहीं है। पुतली जो है आइरिस के बीच का जो स्पेस है उसको पुतली कहा जाता है। और इस तरीके से ये कंप्लीट होता है मानव नेत्र का चित्र। यहाँ पर यह आपके 4 नंबर के लिए भी हो गया और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। अब आपको जो क्वेश्चन आया था उस पर विचार करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं। तो अब भी अपन ने पढ़ के आया कि भैया उसका नाम क्या है, दृष्टि पटल है, और इसी का इंग्लिश नाम क्या हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा। इसका इंग्लिश नाम क्या हो जाएगा, रेटिना। फिर नेक्स्ट है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है। आप ध्यान से समझना, जैसे ये हो गया लेंस इस तरीके का है ना। अब एक लेंस मैंने बनाया इतना मोटा, ठीक है, तो लेंस की अगर मोटाई बढ़ जाएगी ना तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मोटाई बढ़ कैसे सकती है और घट कैसे सकती है, तो यहां पर आपको सबको पता है यहां लगी होती है पक्षमाभि पेशियां, है ना। यहां पर क्या लगी होती है, पक्षमाभि पेशियां। अगर पक्षमाभि पेशियां लेंस को क्या करें, खींचें, तो लेंस पतला हो जाएगा। और अगर लेंस को नीचे की ओर दबाएं या फिर उसको ढीला करें तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इसका मतलब है अगर लेंस पतला होता है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, है ना। और अगर वो मोटा होता है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसको पतला और मोटा कर कौन सकता है, ये कर सकते हैं, और इसका नाम क्या है, पक्षमाभि पेशियां। क्या कर सकते हैं, पक्षमाभि पेशी, है ना। इसका मतलब है पक्षमाभि पेशियां लेंस को खींच करके पतला भी कर सकती हैं और दबा करके मोटा भी कर सकती हैं। इसका मतलब है कि यही वो पेशियां हैं जो लेंस को पतला करके फोकस दूरी को बढ़ा सकती हैं या मोटा करके फोकस दूरी को घटा सकती हैं। तो यही तो क्वेश्चन पूछा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है। पुतली के द्वारा नहीं हो सकता, दृष्टि पटल के द्वारा भी नहीं हो सकता, परितारिका द्वारा भी नहीं हो सकता। केवल कौन कर सकता है इसमें परिवर्तन, पक्षमाभि पेशियां। तो ये हो जाएगा। अब है जीवाश्म ईंधन है, कौन है, तो बेटा जीवाश्म ईंधन मतलब इनको खनन के द्वारा प्राप्त किया जाएगा, जमीन से निकाले जाएंगे। अब यहां पर आप देखो कि कौन सी चीज को जमीन से निकाल करके प्राप्त करते हैं अपन, लकड़ी तो बाहर ही प्राप्त हो जाती है भैया। प्लास्टिक को खोद करके थोड़ी निकाला जाता है, कागज को भी खोद के नहीं निकालते, किसको निकालते हैं खोद के, केवल कोयला एवं पेट्रोलियम का। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, कोयला एवं पेट्रोलियम आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, CaO। अब इसके बारे में 2-3 चीजें ध्यान रखना है कि ये CaO जो है इसे कहा जाता है बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना कहते हैं, ठीक है। और आप सब लोग गांव के जो बच्चे हैं वो सब लोग जानते हैं कि जब चूना, बिना बुझे चूने को हम लोग पानी में डालते हैं तो एकदम अपने आप वो उबलने लगता है और गर्माहट पैदा होती है कि नहीं होती। इसका मतलब है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम काय में डालेंगे, जल में डालते हैं, तो यहां पर क्या प्राप्त होती है, क्या पैदा होती है, गर्माहट पैदा होती है। गर्माहट का मतलब क्या है, गर्माहट ही तो क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाएगी। इसका मतलब है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालते हैं तो क्या पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है। और हमने 2 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ रखा है कि अभिक्रियाएं 2 टाइप की हो सकती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ में क्या बनती है, ऊष्मा बनती है, बाहर निकलती है, उन अभिक्रियाओं को कहा जाता है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिनमें ऊष्मा लगती है ना, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो हमें जो पूछा है, हमें क्या पूछा है कि भैया कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डालेंगे तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो हम जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालेंगे तो गर्माहट मतलब ऊष्मा बाहर निकलेगी, और अगर ये ऊष्मा बाहर निकलेगी तो ये फिर किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है धातुओं द्वारा
कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जा सकता? तो बेटा धातु जो है उसका सबसे प्रमुख गुण है कि वो कठोर होती है, उसको अगर ऐसे करके गिराओगे तो वो नहीं टूटेगी, उसमें चमक होती है, उसमें अगर उससे करंट प्रवाहित करोगे तो करंट उससे बह जाएगा, आपको करंट लग जाएगा। धातु को अगर पकड़ के आप करंट में टच करोगे तो आपको करंट लग जाएगा, इसका मतलब वो विद्युत की चालक होती है धातुएं। फिर तन्यता, बिल्कुल धातुओं की आप तान करके उनको तार में परिवर्तित कर सकते हो आप, इसका मतलब धातुओं का मुख्य गुण है कि वो तन्य होती हैं, ये भी धातुओं का मुख्य गुण है। आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय का मतलब है कि जैसे ये लोहा का टुकड़ा है, इसमें तुम हथौड़ा से क्या कर रहे हो, प्रहार कर रहे हो, तो ये टुकड़ा फैल करके ऐसा प्लेट जैसा बदल जाएगा, चादर में बदल जाएगा, है ना। मतलब आघात करने पर ये वर्ध हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इस गुण को ही क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं, और बिल्कुल ये धातुओं का मुख्य गुण होता है। तो ये तीन गुण तो धातुओं में पाए जाते हैं। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि कांच जो है, कांच को अगर आप ड्रॉप कर दोगे तो वो टूट जाएगी, तो गिर करके टूट जाना, यह गुण क्या कहलाता है, भंगुरता। ऐसा गुण लोहा में नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि धातुओं में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता। हमारा आंसर यही हो जाएगा। हमें बोला था कि धातुओं में कौन सा गुण नहीं पाया जाता, प्रदर्शित नहीं होता, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, भंगुरता। यह गुण प्रदर्शित नहीं होता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि श्वसन की प्रक्रिया होती है, कैसी होती है, उपचयन होती है, अपचयन होती है, उत्सर्जन होती है, अवशोषण होती है। तो जरा आप इस चीज को एक बार समझ लीजिए। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती, एक समझ लीजिए कि ये एक क्या है बेटा, पदार्थ है ना, ये एक क्या है, पदार्थ है। अब आप समझिए जरा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, और भी परिभाषाएं हैं इसकी, लेकिन अभी आप इनिशियली इतना ध्यान रखिए, ऑक्सीकरण, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपचयन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अपचयन। और इसका जो इंग्लिश नाम है वो है रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन। और रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स मिलाकर के बनती है कौन सी अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, है ना। अब जो ऑक्सीकरण है इसका एक और नाम होता है उपचयन। क्या नाम है, उपचयन भी कहते हैं ऑक्सीकरण को। अब देख लेते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है। प्रक्रिया में जो ग्लूकोज है इसको तोड़ा जाता है। ग्लूकोज का सूत्र पता होना चाहिए, C6H12O6। ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। काय काय में तोड़ा जाता है भैया, ये टूट जाता है काय में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है, और साथ ही साथ में 38 ATP ऊर्जा का क्या हो जाता है, निर्माण। यहां पर कौन सी प्रक्रिया हुई है, तो यहां पर दोनों में से ऑक्सीकरण और अपचयन में से क्या हुआ है, तो यहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन में से क्या हुआ है भैया, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, अर्थात उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, यहां पर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ी है, लेकिन यहां कार्बन के साथ में क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का योग हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है, श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, तो भैया अपचयन नहीं होता, हम देख के आ रहे हैं, अपचयन नहीं होता है, अवशोषण नहीं होता है, उत्सर्जन नहीं होता है, वहां क्या होता है, उपचयन। मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है वहां पर, है ना। फिर नेक्स्ट है, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो देखिए बेटा, अमीबा में, जैसे कि ये अमीबा है ना, ये हो गया अमीबा। ये क्या करता है कि जब इसको जनन करना होता है ना, तो ये अपने शरीर के मध्य में एक खांच बनाता है, इस तरीके से। इसके शरीर के मध्य में ऐसे खांच बन गई, और इसका जो सारा का सारा मटेरियल जो है वो आधा यहाँ चला जाता है, आधा यहाँ चला जाता है, और फिर यहाँ से धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है,
और कितने दो जीवों में, कितने जीवों में, दो जीवों में, दो नए अमीबा में ये बदल जाता है, दो नए अमीबा में ऐसे करके बदल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसमें एक जीव का शरीर दो खंडों में विभाजित हो गया ना, इसलिए इसको कहा जाता है द्विविखंडन। क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं इस प्रक्रिया को। तो आपसे यही पूछा है कि अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है, तो मुकुलन, ये मुकुलन नहीं है, मुकुलन मैंने आपको समझा दिया है। स्पोर द्वारा भी नहीं है, बहुखंडन नहीं है। बहुखंडन मतलब जब एक जीव से बहुत सारे जीव बन जाते तो वो बहुखंडन कहलाता, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, द्विविखंडन हुआ है। इसका मतलब है अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है, द्विविखंडन के द्वारा जनन होता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो ये बात ध्यान रखना, मैं आपको बताऊं कि आप अवतल दर्पण देखो, अवतल दर्पण ये है, यहां से प्रकाश किरण आई, ये मान लीजिए अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। ये एक एक्स्ट्रा प्रकाश किरण आएगी, यहां से टकराएगी, तो अब सीधा तो नहीं जाएगी भैया, दर्पण है, तो यहां से टकरा करके ऊपर भी नहीं जाएगी क्योंकि ये ऐसा नीचे झुका हुआ है ना, तो यहां से टकरा के ऐसे नीचे आएगी, समझ गए। और ये प्रकाश किरण इससे टकरा करके जहां पर मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी, इसको ही क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे बेटा? फोकस कहेंगे। अब आप देखो, समतल दर्पण अगर आप लोगे तो समतल दर्पण मतलब इस तरीके का दर्पण, अब ये उसका मुख्य अक्ष मान लो, यहां से प्रकाश किरण आई, अब ये यहीं से भाई कहीं झुका ही नहीं है, तो ये इसी जगह से क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी, लौट जाएगी ना, मतलब इस पर टकराने की गुंजाइश बड़ी कम है, या टकराएगी तो बहुत दूर अनंत में जाकर के टकराएगी। इसका मतलब है कि भैया इसका फोकस बिंदु बहुत दूर प्राप्त होगा। तो भैया यहां से यहां तक की दूरी, मतलब ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। तो भैया अवतल दर्पण की कुछ ना कुछ फोकस दूरी तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन समतल दर्पण में ये किरण यहां टकरा ही नहीं रही है, तो फोकस दूरी कैसे प्राप्त होगी? इससे यह सिद्ध होता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो अत्यंत ही बड़ी होगी। इसका मतलब उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अनंत होगी। तो ये बात आपको शायद समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो बेटा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और इसका संकेत क्या है? इस तरीके से इसके संकेत को दिखाया जाता है। यह किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन है? तो विद्युत ऊर्जा हमने दिया, विद्युत ऊर्जा है ना, और विद्युत ऊर्जा से क्या बन गई? यांत्रिक ऊर्जा बन गई। अब यांत्रिक ऊर्जा आप लोग को पता होना चाहिए, काम करने वाली ऊर्जा जो यंत्रों के अंदर कार्य करने की क्षमता पैदा करती है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी। अब आप लोग, अब पानी वाली मोटर देखे होंगे आपने, पानी वाली मोटर को पहले घुमाते हो फिर विद्युत बनती है क्या? नहीं। आपने दो चीजें देखा होगा, एक देखे होंगे जनरेटर, जनरेटर में पहले अपन उसको ऐसे करके गोल गोल घुमाते हैं फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो यांत्रिक ऊर्जा से क्या बनी? विद्युत ऊर्जा बनी। लेकिन जो मोटर है, मोटर में तो पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है तब जाकर के वो काम करती है, मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा जनरेट होती है? यांत्रिक ऊर्जा। मतलब यहां मोटर के अंदर क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी वो बदलती है काय में? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है ना। तो यही चीज तो हमसे भी पूछा है कि भैया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम क्या है? मोटर आ जाएगा। क्या नाम आ जाएगा? मोटर। फिर नेक्स्ट है, एक पारितंत्र में मानव क्या है? उत्पादक है, शाकाहारी है, मांसाहारी है या सर्वाहारी है? तो बेटा मानव तो सर्वाहारी है। कहने का मतलब मानव शाकाहार भी करता है और मांसाहार भी करता है। उत्पादक तो वो होते हैं जो भोजन बनाते हैं, है ना। तो सर हम भी तो भोजन बनाते हैं, किचन में बनाते हैं। अरे तो किचन में आप भोजन नहीं बनाते हो, आप किचन में भोजन पकाते हो। भोजन बनाने का काम तो किसका है? पौधों का काम है, इसलिए पौधों को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। हम सब तो उपभोक्ता हैं। अब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? शाकाहारी हैं क्या? कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी, कुछ लोग मांसाहारी भी होते हैं। मतलब हम लोग शाकाहार मांसाहार दोनों कर सकते हैं। इसका मतलब है हम क्या हुए? सर्वाहारी हुए। तो एक पारितंत्र में मानव जो है वो कौन होता है? सर्वाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Fe2O3 + 2Al
से बन रहा है Al2O3 और Fe बाहर निकल गया। यहां पर जो है ना, इस एल्यूमिनियम ने क्या करा, देखो ऑक्सीजन के साथ में भी Fe जुड़ा है, एल्यूमिनियम ने क्या करा, Fe को उसके स्थान से हटा दिया और खुद उसके स्थान पर जाकर के जुड़ गया और ये Fe जो है वो बाहर निकल गया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक होती है विस्थापन अभिक्रिया और एक द्विविस्थापन। जब दोनों चीजें एक दूसरे को अपने स्थान से हटाएं तो वो द्विविस्थापन है, और जब केवल एक ही चीज एक चीज को अपने स्थान से हटाए तो वो कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है वो है अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो इसके लिए अपच का उपचार करने के लिए प्रतिजैविक का उपयोग नहीं होता, प्रतिजैविक का उपयोग जीवाणुओं को मारने के लिए होता है। फिर एंटीसेप्टिक का उपयोग जो है वो संक्रमण वगैरह को कहीं लग गया है उसको रोकने के लिए होता है ना। तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। पेट की खराबी को दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है, एंटासिड का उपयोग होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो बेटा आप बिल्कुल पेंट, अब देखो लोहे का फ्राइंग पैन है उसमें पेंट करोगे तो पेंट उखड़ जाएगा, तो ये तरीका तो ठीक नहीं है। ग्रीस लगाओगे, फ्राइंग पैन है आप जहर वाली ग्रीस लगाओगे, ये भी तरीका उपयुक्त नहीं है। क्रोमियम की परत भी नहीं चढ़ा सकते। सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा, जिंक की परत चढ़ा करके हम इसको रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्यूटेनॉन चतुष्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह, देखो कहीं पर भी ओन आ गया ना तो ओन वाला देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओन नहीं है, एल्डिहाइड में ओन नहीं है, अल्कोहल में ओन नहीं है, कीटोन में ओन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। तो ब्यूटेनॉन जो है वो चतुष्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह कौन हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा, तो बेटा ऊर्जा देता है ना, यहां पर एक शब्द आया ऊर्जा, तो ऊर्जा का निर्माण कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया।